नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के साक्षात्कार में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेट सेट की परीक्षा उपयोगी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। आशा करती हूँ इस कहानी का वाचन आपको पसंद आए और जीवन में प्रेरणा दे। कहानी शुरू करने से पहले राजेंद्र बाला घोष का जीवन परिचय में उनकी रचनाओं के बारे में जान लें। राजेंद्र बाला घोष, जो कि हिंदी साहित्य की पहली कहानीकार मानी जाती हैं, हिंदी नवजागरण की पहली लेखिका थी। उन्होंने अपने आक्रामक लेखक द्वारा पूर्व सत्तात्मक समाज की चोलें ढीली कर दी। वे छत्राचार्यों द्वारा आरोपित चारित्रिक लांछनों से न टूटी और न घबराई, बल्कि नए तेवर के साथ नारी मुक्ति की लड़ाई जारी रखी। तेजनैन स्त्री स्वतंत्रता की बहाली के लिए उनका लेखकीय अभियान फेमिनिस्ट आंदोलन का प्रथम अध्याय साबित हुआ। वे बंग महिला के नाम से लिखती थीं। उनका जन्म 1882 में वाराणसी में हुआ था। आपके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष तथा माता जी का नाम नीरजबासिनी घोष था। उनका परिवार वाराणसी का एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार था। आपके पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी में बस गए थे। बचपन में उन्हें रानी और चारूवाला के नाम से पुकारा जाता था। उन प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता जी के संरक्षण में हुई। आपका विवाह पूर्ण चंद्र देव के साथ हुआ था। इन्हें बंग महिला के नाम से डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित करना प्रारंभ किया। आप एक साहित्यिक रुचि वाली महिला थी। 1904 से 1917 तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। इसी बीच अपने 2 बच्चों के असमय निधन और 1916 में पति के देहांत से वे पूरी तरह टूट गई। इन आघातों के कारण आपकी वाणी मौन हो गई और सृजन भी बंद हो गया। 24 फरवरी 1951 को मिर्ज़ापुर में आपका देहांत हो गया। हिंदी कहानीकारों में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। मूलतः हिंदी भाषी न होते हुए भी आपको हिंदी से अनन्य अनुराग था। आप बंगला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थीं। इनकी प्रमुख कहानी दुलाई वाली है, जो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस विषय में मतभेद है, लेकिन पहले हिंदी कहानी कही जाने वाली कहानियों में से एक बंग महिला की दुलाई वाली भी है। बंग महिला हिंदी कहानी लेखन की विचारधारा संपन्न आदि महिला है। उन्हीं की बनाई जमीन पर प्रेमचंद जैसे कहानीकार खड़े हुए। हिंदी कहानियों के लिए नया वस्तु विधान करने, रचना प्रक्रिया को अभिनव मोड़ देने और भाषा को समूची प्राण सत्ता के साथ संचालित करने में बंग महिला का कोई जोड़ नहीं। नारियों को रूढ़ तथा जड़ परंपराओं के शिकंजे में कसने वाली शास्त्रीय व्यवस्थाओं को नकारती हुई बंग महिला ने स्त्री शिक्षा का नया माहौल बनाया। उन्होंने नारियों के लिए स्वेच्छा, पति का चुनाव करने, तलाक देने और यहाँ तक कि पत्यंतर करने के अधिकार की मांगें पुरजोर की। उनके लेखन में नया युग नई करवटें लेने लगा। बंग महिला के जीवन और कृतित्व में समकालीन नारी लेखन के तमाम मुद्दे अंतर्भूत हैं। वे हिंदी के पुरोधा समीक्षकों के लामबंदी का शिकार हो गई थी। एक अदना विधवा बंगाली स्त्री पुरुष लेखकों का सरताज नहीं हो सकती थी। उन्हें 8-9 दशकों तक गुमनाम कर दिया गया। इन्होंने लेख, जीवनी, कहानी आदि से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907। दुलाई वाली जो कहानी है वो नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। भाई बहन 1908, दलिया 1909, हृदय परीक्षा, मन की दृढ़ता आदि उनकी कहानियाँ हैं। जोधाबाई, अबुल फजल, वैकुंठ दास उनके द्वारा लिखित जीवन साहित्य है। उनकी कहानी संग्रह का नाम कुसुम है।
इस कहानी में नायिका द्वारा चंद्रदेव को एक पत्र लिखा गया है जिसमें तत्कालीन व्यवस्था को करारा व्यंग्य किया गया है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो आप अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसे पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर लिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन की सत्ता पर करारा व्यंग्य किया गया है। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपकी चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अवश्य ही रहती है। यदि आप इस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ की कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिसमें आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उसमें यही नीरद बासनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी
अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारे के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोहा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहाँ के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महर्षि देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधुकन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शंशाक्षर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रही हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महर्षि फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोड़ा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महर्षि के ही वंशधरों का साम्राज्य है और न भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके
वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाशय, ईश्वर न करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनके राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सी सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। बंग महिला, इसका प्रकाशन वर्ष 1904 और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की कहानी है और इसे राजनीतिक कहानी भी कहा गया है। धन्यवाद।